मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के विज्ञान का पार्ट 1 अर्थात रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 4 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक आप निश्चित रूप से देख चुके होंगे। पार्ट 3 में हमने संक्षारण को कवर किया था। इसमें विकृत गंधिता से हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का इंग्लिश होता है बच्चों रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, इसका परिभाषा क्या होता है कि वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने से उनका उपचयन हो जाता है। उपचयन हो जाता है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उनका स्वाद तथा गंध दोनों बदल जाते हैं। स्वाद तथा गंध दोनों बदल जाते हैं। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बात समझ गए होंगे। आपके घर में खाने का सामान जो है वो रखा जाता है, तो एक दिन 2 दिन के बाद वो खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है? विकृत गंधिता के कारण, क्योंकि उनका उपचयन हो जाता है। तो हम लोग उसको बचाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विकृत गंधिता से बचने के उपाय। अब यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए, लिखिए विकृत गंधिता से बचने के उपाय। नंबर 1, सबसे पहला उपाय है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिला देते हैं। किसी पदार्थ को जिसको हम स्टोर करते हैं उसमें क्या करते हैं बच्चों, प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक मिलाना, प्रतिऑक्सीकारक। देखिए ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, और प्रतिऑक्सीकारक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की मात्रा को घटाता है। तो प्रतिऑक्सीकारक मिलाना, जैसे इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसके बारे में लिखिए। जैसे पाउच कौन कौन से, कुरकुरे, चिप्स, इस सब के पाउच पैक होते हैं ना। कुरकुरे चिप्स के पाउच में से वायु को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। जैसे नाइट्रोजन। आप लोग पाउच खाते हैं ना बच्चों, कितना देखे होंगे उसमें गैस भरा रहता है। कितने दिनों तक हम लोग उसको कुरकुरे को रखते हैं तो कुरकुरा जल्दी खराब नहीं होता, जब तक उसमें से गैस निकलने का मतलब वह गैस निकल जाता है और उसमें वायु आ जाता है। फिर उसमें ऑक्सीजन आ गया तो उस पदार्थ का क्या करेगा, ऑक्सीकरण कर देगा, उसका उपचयन कर देगा, जिसके वजह से वह पदार्थ खराब हो जाता है। तो पहला जो उपाय है कि हम लोग जो भी पाउच वगैरह कुरकुरे पैक करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिला देते हैं। दूसरा उपाय, खाद्य पदार्थ को फ्रीजों में रखना। खाद्य पदार्थ को फ्रीजों में रखना, चाहे लिख दीजिए रखने से विकृत गंधिता नहीं होती है।
तीसरा उपाय है बच्चों, नमक या रसायनों से उपचारित करना। नमक चाहे केमिकल से उपचारित कर देना। कैसे? जैसे अचार लगाना, जैम या जेली बनाना, सॉस बनाना, ये सब जो प्रक्रिया इसमें नमक या रसायन से उपचार। नमक माने जैसे हम लोग अचार लगाते हैं ना, तो अचार लगाते हैं, देखिए आम क्या होता है, आम के सीजन में हम लोग बहुत आम खाते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि इस आम को हम लोग बिना सीजन में भी खाएं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अमावट लगा देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसका अचार लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग लंबे समय तक खाते हैं। उसके बाद क्या होता है 4 नंबर में, धूप में सुखाने से। धूप में सुखाने से भी विकृत गंधिता, धूप में सुखाने से विकृत गंधिता से बचाने का उपाय क्या है, धूप में सुखाना। जैसे सुखटी बनाना, अब देखे होंगे मछली की सुखटी होती है, सब्जी की गोभी की सुखटी होती है, बैगन की सुखटी होती है, तो ये सब जो सुखटी हम लोग बनाते हैं, यह भी हम लोग का उपाय है, विकृत गंधिता से बचने का उपाय है। अब को आपको और भी उपाय हम बताते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना उतारिए, बोर्ड को साफ करके फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अगला उपाय है बच्चों, वायुरुद्ध बर्तनों में रखना। अब नंबर जो है आप नंबर दे दीजिएगा। देखिए, वायुरुद्ध बर्तन में रखना, वायुरुद्ध बर्तनों में रखना, वायुरुद्ध बर्तनों में रखना। वायुरुद्ध का मतलब क्या हुआ, एयर टाइट, जिसको हम लोग कहते हैं एयर टाइट। एयर टाइट का मतलब क्या हुआ, जैसे भूजा आप देखे हैं ना, भूजा को हम लोग किस में रखते हैं, ऐसा बर्तन में रखते हैं जिसका ढक्कन कस के बंद हो जाता है। ढक्कन कस के बंद होने का मतलब क्या है, उसमें ना तो हवा आती है ना हवा जाती है, जो हवा अंदर है वो अंदर ही रहती है और बाहर की हवा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे बर्तनों को हम लोग वायुरुद्ध बर्तन कहते हैं। तो वायुरुद्ध बर्तन में, मैंने एयर टाइट बर्तन में रखने से भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो है वह विकृत गंधी होने से बच जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप लोग विकृत गंधिता के बारे में समझ। अब समझिए प्रतिऑक्सी कारक क्या होता है। प्रतिऑक्सी कारक, प्रतिऑक्सी कारक इसका इंग्लिश होता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। देखिए बच्चों, प्रतिऑक्सी कारक वह पदार्थ जो खाद्य पदार्थों का उपचयन होने से रोकती है, चाहे रोकता है, उसे प्रतिऑक्सी कारक कहते हैं। उसे प्रतिऑक्सी कारक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, हीलियम इत्यादि। इस तरह बच्चों आपका टॉपिक 3 समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न बाकी हैं और अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग डील करते हैं। टॉपिक 3 के बाद बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर दिया है। आप लोग अपना पाठ्य पुस्तक खोलिए, किताब खोलिए और किताब में उन प्रश्नों को पढ़िए। हम उन प्रश्नों का आंसर देने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपका, कहता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग हम लोग जानते हैं ना, नीला होता है। तो जब देखिए कॉपर सल्फेट का, इसको समझने के लिए इस तरह लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें लोहा की कील डाल देंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया होगी और फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर को यह विस्थापित कर देता है। यह अभिक्रिया घटित होती है। इसमें कॉपर सल्फेट का रंग नीला था, नीला में जब हमने लोहा डाला तो फेरस सल्फेट बन गया और फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो मटमैला जैसा होता है, धूसर जैसा रहता है, तो उसका रंग बदलना ही है। और जो कॉपर है वह लोहा के ऊपर आ जाता है और तो लोहा का भी रंग बदल जाता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग सुटेबल लिख देते हैं।
जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो उत्तर लिखेंगे उपर्युक्त अभिक्रिया से यह स्पष्ट है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने से विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। जिसमें कॉपर विस्थापित हो जाता है, और विलयन फेरस सल्फेट हो जाता है। इसलिए विलयन का रंग नीला से धूसर हो जाता है, चाहे मटमैला हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों कि क्रियाकलाप 1.10 में से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो क्रियाकलाप 1.10 देखिए, उससे अलग एक एग्जाम्पल दे दीजिए। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देना है बच्चों, तो आपकी किताब में दिया है, जैसे NaCl AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 तीर NaNO3 प्लस AgCl। यह अब हो गया क्रियाकलाप 1.10 से अलग एक विस्थापन अभिक्रिया हो गया। इसको आप लोग उतार लीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। कर निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 1 कह रहा है 4 Na सॉलिड है प्लस O2 गैस है, तीर 2Na2O सॉलिड है। इस तरह है बच्चों। कह रहा है इसमें उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ बताइए। इसमें उपचयित पदार्थ बराबर इतना और अपचयित पदार्थ पहले लिख देते हैं, तब हम लोग बताते हैं। अब देखिए बच्चों, उपचयन क्या होता है? उपचयन होता है कि जिसमें ऑक्सीजन जुटता है। तो यहाँ ऑक्सीजन सोडियम है, सोडियम में ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन आ गया है, तो सोडियम में ऑक्सीजन जुटा है, इसलिए सोडियम जो है वह उपचयित पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा Na। अपचयित पदार्थ देखिए, इसमें O2 है, ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन है, इसमें से 1 ऑक्सीजन घट गया है और यहाँ पर हो गया है Na2O हो गया है, 1 ऑक्सीजन घटा है। तो O2 का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, इसलिए O2 अपचयित पदार्थ है। चलिए इसका दूसरा देखिए बच्चों। दूसरा है CuCl कॉपर क्लोराइड सॉलिड प्लस H2 गैस तीर Cu सॉलिड कॉपर सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए उपचयन किसका हुआ है? कॉपर क्लोराइड जो है, कॉपर क्लोराइड का क्लोरीन हटा है। ठीक है बच्चों, और H2 में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है, H2 में, तो उपचयन H2 का हुआ है। और कॉपर क्लोराइड और Cl कहाँ गया जी? अभी क्रिया लगता है गड़बड़ है। CuCl ना, CuCl हम करें, CuO है, ये क्या है? CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O।
तो कॉपर में से ऑक्सीजन हटा है, इसका मतलब इसका अपचयन हुआ है। H2 में ऑक्सीजन बढ़ा है, इसका मतलब इसका उपचयन हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे उपचयित पदार्थ। तो देखिए बच्चों, इसमें उपचयित पदार्थ कौन है? उपचयित पदार्थ है H2। और अपचयित पदार्थ कौन है? अपचयित पदार्थ का मतलब जिसमें से ऑक्सीजन हटा है, तो CuO है, CuO। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में इसको शामिल कर लीजिएगा। अब बच्चों हम लोग किताब खोलें और अभ्यास के क्वेश्चन पर आए। आपका पाठ खत्म हो चुका है, अभ्यास का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है देखिए, PbO माने लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं C से, कार्बन से, तो Pb बनता है और CO2 बनता है, लेड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ है और कार्बन का उपचयन हुआ है। क्लियर? इतना बात क्लियर हुआ बच्चों? अब एक एक करके पढ़िए। सीसा अपचयित हो रहा है, लेड को सीसा कहा जाता है, सीसा अपचयित हो रहा है, तो PbO का अपचयन हुआ है, यह गलत बात है। सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, सीसा ऑक्साइड PbO अपचयित हो रहा है, तो यह तो गलत है, कथन असत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य? अच्छा, जो असत्य है वही आंसर है बच्चों, तो A नंबर सही है, मान A नंबर असत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उपचयित हो रहा है, ये तो कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ ध्यान से देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो यह भी कथन गलत है। तीसरा कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, यह सही है, सत्य कथन है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी कथन सत्य है। तो असत्य कौन कौन हुआ? A और B, तो आंसर होगा A और B। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख दीजिए, उसका आंसर क्या होगा बच्चों? 1। जो ऑप्शन 4 को दिया है उसमें से 1 और आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहे Fe2O3 + 2Al माने आयरन ऑक्साइड का अभिक्रिया, फेरिक ऑक्साइड का अभिक्रिया एल्यूमिनियम से कराया, तो Al2O3 बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, और 2Fe बन गया, माने आयरन बन गया। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए ध्यान से, अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार हैं, उपचयन है, अपचयन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन। इसमें से कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? यह अब देखिएगा तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए Fe2O3 है, एल्यूमिनियम आया और इसमें से ऑक्सीजन को आयरन को विस्थापित कर दिया और ऑक्सीजन के साथ खुद जगह बना लिया, तो यह क्या है बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ D। तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा D। आप अपने फेयर में भाषा लिख लीजिएगा क्वेश्चन का, हम खाली आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण माने लोहे का टुकड़ा है, छोटा छोटा टुकड़ा है लोहे का, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डाल दिया जाए, तो HCl डालने से क्या होता है बच्चों? सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। कह लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से अभिक्रिया लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस आयरन का अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड बनेगा, FeCl2 प्लस H2 गैस बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको 2 कर दीजिए तो यह हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो कह रहा है बच्चों कि लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है, यही सही जवाब है। क्लोरीन गैस बनता है और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ये गलत है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है, यह भी गलत है। क्वेश्चन ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका जवाब हम आपको नोट्स में बनवा चुके हैं बच्चों कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। आपको ध्यान होगा कि वहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग लिखवाए थे, पढ़े थे कि द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है ना ह्रास होता है,
तो माने निर्माण होता है। इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। विक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षित रहते हैं। यही वाला आंसर नोट्स में आपके है, आप जा करके वहाँ देख लीजिएगा और उसको यहाँ लिख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, इनको हम लोग को क्या करना है, रासायनिक समीकरण में लिख लेना है। इनका समीकरण लिखना है, कहने का मतलब। क्वेश्चन नंबर ए, 5 का ए कहता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बना रहा है। तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है, N2, हाइड्रोजन गैस H2, दोनों संयोग करके क्या बना दिया, NH3 बना दिया। अब इसको संतुलित कीजिए। अमोनिया, यहाँ अमोनिया है तो NH3 बन गया, इसको संतुलित कीजिए। N2 है तो यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, संतुलित हो गया। आइए बी नंबर पर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का वायु में दहन होने पर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल H2O एवं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है। अब संतुलित कर लीजिए। H2S ठीक है, O2 तो O3 हो गया, नहीं जी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, वायु में दहन होने पर, वायु में दहन करा दिए, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो अब इसका अभिक्रिया संतुलित नहीं है बच्चों, इसको संतुलित करना होगा। संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ 2 लगा देते हैं। यहाँ जैसे हम लोग 2 लगाए तो 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ हम लोग 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी, तो सल्फर के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा। सल्फर के साथ जब 2 लगाएंगे तो सल्फर हो गया 2, ये बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया। ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ लगा देंगे 3, यह बैलेंस हो जाएगा जी। ठीक है बच्चों, इस तरह बैलेंस कर लेंगे। सी नंबर, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का 3 का एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड बनाने, BaCl2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, AlCl3 बनाता है और बेरियम सल्फेट बनाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको संतुलित करना है। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, सल्फेट यहाँ 3 है तो सल्फेट में यहाँ 3 लगा दीजिए। देखिए बनता है कि नहीं। एल्यूमिनियम में 2 है तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, सल्फेट 3 है तो सल्फेट 3 हो गया, बेरियम 1 है तो यहाँ पर बेरियम में भी 3 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ बेरियम 3 हो गया है तो बेरियम 3 हो गया। क्लोरीन कितना हुआ, 3 दूनी 6 और क्लोरीन 3 दूनी 6, एकदम बैलेंस हो गया बच्चों, क्या संतुलित हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी पर, आपको संतुलित करना सिखाए हैं, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी कहता है बच्चों कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देती है, पोटेशियम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देती है एवं हाइड्रोजन गैस देती है, H2 गैस। अब इसको संतुलित कीजिए। K तो K ठीक है, O भी ठीक है, H2 तो H2 और H 3 गुना H हो गया। इसको क्या करेंगे बच्चों, 2 कर देंगे। इसको जैसे 2 करेंगे तो K में 2 आ जाएगा और O2 हो गया और H हो गया 4, तो यहाँ 2 कर देंगे जी। अब बैलेंस मिलाइए, पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 2 और 2 4, और ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 फाइनल होता है। आप बोर्ड पर से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। HNO3 + CaOH2। सबसे पहला है HNO3 कहता है, क्या कह रहा है बच्चों, ए नंबर में HNO3 + CaOH2 मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 तीर, CaNO3 का होल ट्वाइस,
NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस H2O। यह तो क्वेश्चन हम लोग उतार दिए। अब कह रहा है इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने का तरीका क्या है कि इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा यौगिक यहाँ से शुरू करेंगे। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो इसको भी 2 बना देंगे। चलिए इसको 2 बना दिए, नाइट्रोजन 2 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 3 दूनी 6 और 1 7। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 दूनी 6 और 2 8 है। अब क्या करें बच्चों, अब इसको 2 कर देते हैं। इसको हम लोग 2 कर देंगे, तब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूना 6, 6 और 2 8 हो गया। और यहाँ भी कितना है, 2 और 3 दूना 6 8 है। अब बैलेंस हो गया। फिर से एक बार मिलाइए, कैल्शियम 1 तो कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 2 8 तो ऑक्सीजन 2 और 3 दूनी 6 8। ठीक है। हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 2 और 2 4। अब बैलेंस हो गया बच्चों। अब आइए बी नंबर पर। बी नंबर का होता है बच्चों NaOH प्लस H2SO4। NaOH मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो Na2SO4 बनाता है, Na2SO4 बनाता है प्लस H2O बनाता है। अब इनको संतुलित करना है। NaOH है, ठीक है, संतुलित। यहाँ सबसे बड़ा यौगिक क्या है, Na2SO4। यहाँ से सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो इसको 2 कर देते हैं। सल्फर यहाँ 1 है, तो यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 और 1 5 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 और 2 6 है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ बढ़ाया जाए, 6 है, यहाँ बढ़ा दीजिए। 4 और 2 6 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 दूना 4 और हाइड्रोजन 2 और 2 4। बैलेंस हो गया बच्चों। अब आप बैलेंस करके अपने से गिन करके देख लीजिए, सभी जो परमाणु हैं वो एक बराबर हैं। अब आता है NaCl प्लस AgNO3। NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट तीर, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तब देखिए Na है 1 तो Na 1 हो गया, क्लोरीन 1 है तो यहाँ क्लोरीन 1 है, Ag है तो Ag ठीक है, NO3 है तो NO3। इसका मतलब यह संतुलित है बच्चों, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। आइए डी नंबर पर। डी नंबर में कहता है बच्चों BaCl2 प्लस H2SO4 मैंने बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तीर BaSO4 प्लस HCl BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस HCl मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों। तो बेरियम देखिए इसमें सबसे बड़ा यौगिक यह दिख रहा है, तो बेरियम 1 है तो बेरियम 1 है, सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी को 2 कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया और क्लोरीन 2 है तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है। इसका मतलब यह बैलेंस हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ समाप्त हो रहा है। मेरे वीडियोज़ को बच्चों आप लोग बहुत प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, इससे अपना नोट्स बना रहे हैं, अपना फेयर कर रहे हैं और अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे, इसको याद भी कर रहे होंगे। इन सब कार्यों को आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।